हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल में मेम्ब्रेन सिस्टम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करके फिर लाइसोसोम शुरू करेंगे और साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप लोगों ने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और उसमें हमने देखा कि ये मेम्ब्रेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करती हैं और ये मेम्ब्रेन दो तरह की हैं, जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे राइबोसोम मौजूद हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ आपने इनकी अटैचमेंट देखी, इनका डिफरेंस। इसी तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑनवर्ड बनता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। 1898 में ये डिस्कवर हुआ। फंक्शन इसके, फॉर्मेशन इसकी ये आप पढ़ चुके हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वेसिकल्स के ज़रिए से फिर लाइसोसोम, जो हमने आज पढ़ना है। ये भी वही सफ़र है, इसको ज़रा देख लें कि ये वेसिकल्स हैं दो तरह की। ये दो तरह की वेसिकल्स बेसिकली, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, यहाँ से आई। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड्स आई, लिपिड वाली वेसिकल है। तो ये रफ से, ये स्मूथ से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अमूमन प्रोटीन बनाता है। ये बहुत अच्छी डायग्राम है, इसको आप ज़रा एक दफ़ा समझ लें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम जहाँ पे मौजूद हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन वाली वेसिकल जिनके हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं, उसके अंदर प्रोटीन है जो बनी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, राइबोसोम ने बनाई है और पैक हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब यहाँ पे ये मौजूद है। इसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भी वेसिकल बनाई और ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल हैं इनमें लिपिड्स मौजूद हैं। तो ये लिपिड्स यहाँ पे आके स्टोर हो गए। अब यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स बन चुका है इन वेसिकल्स के यूनाइट करने से, इन वेसिकल के फ्यूज़ करने से। तो ये उसकी फॉर्मिंग फेज़ है, ये उसकी मैच्योरिंग फेज़ है। इसको कॉनकेव सरफेस और इसको कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। और यहाँ से ये जो निकल रहे हैं ये लाइसोसोम है। तो गोल्गी ऑपरेटस जब लाइसोसोम को निकालता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के अपने पार्टिकल को भी इनगल्फ करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर से आने वाले पार्टिकल को भी इनगल्फ करता है। अगर इनको करेगा बाहर से आने वाले पार्टिकल, इनकमिंग वेसिकल्स उनको डाइजेस्ट करेगा। इसी तरह से ये बाहर से सिक्रीशन भी जा सकती है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट लाइसोसोम। ये इसके फंक्शन हम देख चुके थे। लाइसो का लफ्ज़ी मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब है बॉडी, यानी ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसी स्ट्रक्चर जो चीज़ों को तोड़ दे। असल में ये सेल का स्टमक की तरह काम करता है, सेल की डाइजेशन करवाता है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली ये डीडव ने 1949 में डिस्कवर किया और यूकैरियोट में ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो जब भी कोई बाहर से आने वाला पार्टिकल सेल के अंदर आ जाए, उसको फौरी तौर पे ये निगल लेता है। कौन? लाइसोसोम। और उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल पीसीज में। ये इसका काम है कि जैसे कोई चीज़ सेल के अंदर आए, लुक एट दिस, ये सेल के अंदर आ रही है एक चीज़। अब ये लाइसोसोम मौजूद है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने निकाला है। ये इसको इमीडिएटली इनगल्फ करेगा और फिर इसको ब्रेक डाउन कर देगा पार्टिकल में। ये बात हमने अभी देखी है। मसलन ये फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन एंट्री इनटू द सेल इमीडिएटली इनगल्फ्ड, इसको फौरी तौर पर निगल लिया जाता है और इसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया जाता है डाइजेस्टिबल पीसीज में। तो ये फेगोसाइटोसिस कहलाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आए, व्हाट इज़ फेगोसाइटोसिस, ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। तो ये पॉइंट आप लिखेंगे, दैट इज़ फेगोसाइटोसिस। तो उन एनिमल्स में ये ज़्यादा है जो उन एनिमल सेल्स में
ये ज़्यादा होता है जो फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी करते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन एसिड फास्फेटेज एंड सेवरल अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये इसमें मौजूद होते हैं। तो लाइसोसोमल एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तैयार होते हैं और गोल्गी ऑपरेटस में आके ये प्रोसेस होते हैं। तो जब गोल्गी ऑपरेटस से कोई वेजिकल निकलती है तब हम उसे कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम सिंपली बाहर से आने वाली जो फूड है सेल के अंदर जो एंट्री करती है उसको डाइजेस्ट करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम है जो हमें बताती है कि ये न्यूक्लियर इन्वेल्प है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर पोर है। तो न्यूक्लियर पोर कंटिन्यू नहीं करता, असल में आउटर मेम्ब्रेन, ये देखें अगर आप इसको गौर से देखें, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो साइड पे मौजूद है, ये नहीं। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम मौजूद हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रिपल मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप इज कनेक्टेड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज आल्सो कंटिन्यूस विद द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत अहम फिक्रे हैं। तो मेम्ब्रेन जब वेजिकल बना के निकालेंगी तो ये सिस गोल्जी नेटवर्क है, सिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं कनकेव सरफेस, इसकी जो बाहर वाली सरफेस है कन्वेक्स सूरत में ये मौजूद है। तो यहाँ पे ये वेजिकल यूनाइट होती जाएंगी, ये वेजिकल फ्यूज़ होती जाएंगी, तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स गोल्जी ऑपरेटस बनाएंगी। तो गोल्जी पिंच ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल एंड अदर वेजिकल दैट गिव राइज टू लाइसोसोम, ये अब ये लाइसोसोम बन गया, यहाँ से वेजिकल निकली, दैट विल बी कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज अवेलेबल फॉर द फ्यूजन विद एन अदर वेजिकल फॉर डाइजेशन। अब ये दूसरी वेजिकल जब आएगी उसके साथ डाइजेशन करेगा। तो ट्रांसपोर्ट वेजिकल कैरी प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी निकाल देगी डायरेक्ट, बाहर से आने वाले स्ट्रक्चर के साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम इस वक्त तैयार है। तो गोल्जी ऑपरेटस दो तरह की वेजिकल निकालता है, एक वो जिसने डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपने एंजाइम निकाल देने हैं, दूसरी वेजिकल वो जो इसके अंदर ही रहेगी जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं, जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जो बाहर से आने वाली वेजिकल के साथ जुड़ता है। अब आप ज़रा ये डायग्राम देखें, वेरी क्लियर। लाइसोसोम कंटेन एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये वो प्राइमरी लाइसोसोम है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने बनाया है। तो फिर लाइसोसोम फ्यूज विद फूड पार्टिकल, ये बाहर से फूड पार्टिकल आया है, दिस वन, ये फूड वेक्यूल है जिसे हम फेगोसोम कहते हैं। जैसे ही आया इसको इसने इनगल्फ कर दिया, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम बन गया। अब इसके साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्ट फूड पार्टिकल, इसने इसको डाइजेस्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फिर ये ऑटोफेजी है कि लाइसोसोम बन गया और ये अपने पार्टिकल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि पेरोक्सिसोम है, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल, सेल्फ ईटिंग ऑफ द सेल, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेस्ट ऑर्गेनेली कंपोनेंट्स, और हम इन्हें कहते हैं ये सेल की डाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड ऑटोफेजी। सो लाइसोसोम प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम इन्वेडिंग विच आर इनगल्फ्ड बाय द सेल फॉर वैक्यूम। तो लाइसोसोम असल में बचाता है, अगर कोई फूड पार्टिकल आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, उसको फौरी तौर पे निगल के ये ब्रेक डाउन कर देगा। ये इसके मुतल्लिक़ है, ये सारा जो क्यूब है इसमें जो लिखा है। नाउ दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, इसको आप सेकेंडरी लाइसोसोम, दीज फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम, फेगोसोम फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम टू फॉर्म डाइजेस्टिव वेक्यूल। अब ये डाइजेस्टिव वेक्यूल बन गया जिसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑटोफेजी, जो हम पढ़ चुके हैं। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ऑटोफेजी सेल्फ ईटिंग। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो वॉर्न आउट पार्ट हैं, यानी जो तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं, पुराने हो गए हैं, वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। तो मटेरियल ऑफ द सेल में भी ऑटोफेजी का ये फ़ायदा है। एग्ज़ाम में सवाल आएगा बेनिफिट्स ऑफ ऑटोफेजी, तो आप ये लिखेंगे।
कि material of the cell be recycled and cell may be renewed. Their enzymes can also result in the degeneration of the cells. Degeneration of cell occur during some developmental process. तो ये एंजाइम नुकसान पहुंचा सकते हैं जो इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, तो इसी को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है और सेल और उसके कंपोनेंट रिसाइकल कर दिए जाते हैं, रीन्यू कर दिए जाते हैं। ये ऑटोफेजी का फ़ायदा है। दूसरा, ये ऑटोफेजी काम करती है स्टारवेशन के अंदर। जब सेल को बाहर से फूड नहीं मिल रही होती तो सेल अपने पार्टिकल खाने शुरू कर देगा। तो इस अपने पार्टिकल खाने की दो वजूहात हैं। एक, सेल पे कहत आ गया, बाहर से इस तरह से कोई खुराक नहीं आ रही, तो सेल अपनी एनर्जी अपने पार्टिकल को खाना शुरू करेगा। दूसरा, ये जो ओल्ड पार्टिकल सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जिनकी फंक्शनिंग, जिनके अंदर डेपोजिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, सेल उन्हें खाना शुरू कर देगा। इस सूरत में सेल रीन्यू भी हो जाता है, इस सूरत में सेल स्टारवेशन से, कहत से बच भी जाता है। तो ये ऑटोफेजी के फ़वाइद हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम, ये लाइसोसोमल एंजाइम उसमें मौजूद है, वो ब्रेक डाउन करेगा। तो कुछ एबनॉर्मल करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं कि जिसमें जैसे कि स्टारवेशन आ गई, नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस नहीं हो सकते, तो इनगल्फ करेगा प्राइमरी लाइसोसोम अपने पार्टिकल को। तो लाइसोसोम विच ईट पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल इज कॉल्ड ऑटोफेगोसोम। तो ये ऑटोफेगोसोम के बारे में ये आपको 2 नंबर का सवाल या आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑटोफेगोसोम, दिस वन। तो हम इसे ऑटोफेगोसोम, ये 2 नंबर के क्वेश्चन के हवाले से या मल्टीपल चॉइस के हवाले से आप इसको याद रखें। तो डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम, उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर स्टोरेज डिजीज़ हैं, अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्टोरेज डिजीज़ 20 किस्म की अभी तक दरियाफ्त हुई हैं कि सेल में अगर एक एंजाइम बना ही नहीं है तो उसने जो काम करना है, अगर उसने ब्रेक डाउन करनी लिपिड की और लिपिड का एंजाइम नहीं बना तोड़ने वाला, तो लिपिड स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से अगर कोई एंजाइम है जिसने ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करनी है, जो कि पॉलीसेकेराइड है, वो अगर एंजाइम बना ही नहीं, ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला होता है अमाइलेज। If there is no alpha amylase produced basically within the cell, so lysosome containing alpha amylase will be absent. So what will happen to glycogen? That will be stored. तो ये इसलिए इनको कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। यानी जब लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं बना तो लिपिड स्टोर हो जाएगी, जब ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम नहीं बना तो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगी। ये स्टोरेज डिजीजेस इस वजह से कहलाती हैं। सो म्यूटेशन के नतीजे में लाइसोसोमल एंजाइम जो कैटाबॉलिज्म करते हैं वो नहीं बनते। ये एक डिजीज़ की टाइप है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। अगर ग्लाइकोजन जमा हो जाए लिवर में, मसल्स में, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में ये मौजूद है। इसका मतलब एंजाइम दैट डिग्रेड ग्लाइकोजन, वो एंजाइम कौन सा है मैं आपको बता चुका हूँ, सच एज अल्फा माइलेज या फास्फाटेजेस। मुख्तलिफ एंजाइम है जो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में अहम रोल प्ले करते हैं। जिसने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनानी है वो एंजाइम एब्सेंट है। दूसरी टाइप है टे सेक्स डिजीज। अब ये क्या है कि वो एंजाइम जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, लिपिड की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है, तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन द ब्रेन सेल लेड टू मेंटल रिटार्डेशन। अब वो क्या होगा, लिपिड जमा होगी, मेंटल रिटार्डेशन का खतरा है। तो 20 सच स्टोरेज डिजीजेस हैज़ बीन नोन सो फार। ये हमारा आज का काम था। विश यू ऑल द बेस्ट।